टैक्सी की खिड़की से शहार की रोशनी तेजगति से पीछे छूटी जा रही थी। रमनाथ जी के हाथ अपनी गॉड में कस के बंधे हुए थे और उनके पेट में चिंता की गंध सी बंध रही थी। वो अपने गांव की जिंदगी की अलग ही आदत, बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू और अपने बाग की देखभाल के सुकून सब छोड़ के आ रहे थे। उनके बेटे सचिन ने उन्हें शहर लाने की जिद की थी। अब आप अपनी जिंदगी थोड़ी एंजॉय करो बाबा, सचिन ने कहा था और आराम और देखभाल की जिंदगी का वादा किया था। लेकिन जैसे ही टैक्सी ने उन्हें एक ऊंचे से अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे उतारा, रमनाथ जी के दिल से बेचैनी कम नहीं हुई। ये पक्के मकानों का जंगल उन्हें सूना सूना बेरूह लगा, अपने छोटे से गांव की गर्माहट से बिल्कुल अलग। उनके बेटे का अपार्टमेंट छोटा था लेकिन बहुत ही मॉडर्न। फर्नीचर चमक रहा था, अजीब अजीब मशीन्स आवाज कर रही थी और हवा में एक अजीब सी बेरुखी थी। सचिन की पत्नी राधिका ने उनका स्वागत एक बनावटी सी मुस्कान से किया, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडक थी जिसे रमनाथ जी की रूह ट्रेम्बल उठी। वो एक तकलीफ थे, उनकी बनाई बनाई जिंदगी में एक अनचाहा मेहमान। उन्होंने अपने घर की जाने पहचाने आराम को एक अजनबी खामोशी और बेगानेपन के लिए छोड़ दिया था। दिन हफ्तों में बदल गए और रमनाथ जी इस नई दुनिया में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। शहर का शोर उनके सर पर चढ़ रहा था। ऊंची ऊंची इमारतें उन्हें ऐसा एहसास दे रही थीं जैसे चारदीवारी उन पर गिरने वाली हो। उन्हें अपने गांव के घर के ऊपर खुला आसमान, चिड़ियों की चहचहाहट और हवा में पत्तों की सरसराहट की याद आ रही थी। सबसे ज्यादा उन्हें अपने आप को उपयोगी महसूस करने की जरूरत महसूस करने की कमी खल रही थी। यहाँ इस सुनहरे पिंजरे में वो सिर्फ एक बूढ़े आदमी थे, एक बोझ जिसे सहा जा रहा था। राधिका अपनी झुंझलाहट को छिपाने की कोई कोशिश नहीं मेडती थी। उनका धीरे चलना उसे परेशान मेडता था। उनकी कभी कभार की खांसी उसे चौंका देती थी और उनकी मौजूदगी उसकी बनाई बनाई दिनचर्या को बिगाड़ देती थी। पापा, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, वो चिल्लाती जब भी वो गलती से घर में कोई चीज शेकिंग गा देते। उसके शब्द तेज थे, बिना किसी प्यार या सम्मान के। रामनाथ जी को ऐसा लगता था जैसे वो कोई फर्नीचर का टुकड़ा हो जिसे सहा तो जा रहा है लेकिन चाहता कोई नहीं, एक ऐसा याद दिलाने वाला जिसे वो भूलना चाहती थी। सचिन अपनी थका देने वाली नॉमेडी में व्यस्त और अपनी पत्नी और अपने पिता के बीच फंसे हुए रमनाथ जी के साइलेंट दुख से अनजान रहे। वो देर से घर वापस आते, उनका चेहरा टायरिंगन से भरा हुआ और मुश्किल से ही अपने पिता पर नजर डालते। रमनाथ जी शहर की जिंदगी के दबावों को समझते थे, लेकिन वो एक प्यार भरे शब्द, अपने बेटे के साथ सच्चे कनेक्शन के एक पल के लिए तरसते थे। इसके बजाय वो खुद को और भीतर सिकुड़ते हुए पाते, अपनी पिछली जिंदगी की रिमाइंडरों में सुकून तलाशते हुए। एक शाम जैसे ही रमनाथ जी पानी का गिलास उठाने के लिए बढ़े, उनका हाथ ट्रेम्बल्ड गया और गिलास उनके हाथ से फिसल गया। वह फर्श पर गिरकर टूट गया और कांच के टुकड़े पूरे कमरे में फैल गए। वो वहीं जमे रहे, उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। राधिका दौड़ी दौड़ी आई, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। देखिए आपने क्या किया, वो चिल्लाई। उसकी आवाज झर से भरी हुई थी। क्या आप थोड़ा भी ध्यान नहीं रख सकते? रामनाथ जी ने माफी मांगी। उनका हाथ सहज ही कांच के नुकीले टुकड़ों की तरफ बढ़ गया। उनके हाथ में तेज दर्द हुआ क्योंकि एक टुकड़ा उनकी त्वचा में घुस गया था। खून बहने लगा जिससे साफ सफेद फर्श पर दाग लग गया। राधिका ने चिंता की बजाय सिर्फ इरिटेटेड ही दिखाई। देखो तुमने कितना गंदा कर दिया, वो चिल्लाई, झाड़ू लेने के लिए उन्हें पीछे धकेलते हुए। अब मुझे ये गंदगी साफ मेटनी पड़ेगी, तुम बस एक बोझ हो। हंगामे की आवाज सुनकर सचिन अपने अध्ययन कक्ष से बाहर आया। उसने अपने पिता को खून बहते देखा, अपनी पत्नी को गुस्से से भरा हुआ और उस पर एक अजीब सी इंडिफरेंस छा गई। उसने आह भरी, उसकी जिम्मेदारियों का बोझ उस पर हिल रहा था। बस गंदगी साफ कर दो राधिका, उसने कहा। उसकी आवाज सपाट थी, बिना किसी भावना के। फिर वो वापस अपने अध्ययन कक्ष में ही चला गया, रामनाथ जी को अपने घायल हाथ और घायल दिल के साथ अकेला छोड़कर। उसके बाद सन्नाटा छा गया जो बहुत ही भारी था। रामनाथ जी अपने बिस्तर के किनारे पर बैठे थे। उनके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और उनके सीने में हल्का सा दर्द हो रहा था। उनके बेटे ने यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि क्या वह ठीक है। शाम की घटनाएं उनके दिमाग में बार बार घूम रही थीं। हर दृश्य उनकी अवांछित उपस्थिति की एक तीखी याद दिलाता था। वह इस घर में एक भूत की तरह थे। हॉल से गुजरती एक पेरेंगल फीड आई।
जिसे कोई नहीं देखता था, कोई नहीं पहचानता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी रिमाइंडरों की गर्माहट में शरण मांगी। उन्हें वह समय याद आया जब सचिन एक छोटा लड़का था। उसकी हंसी उनके छोटे से गांव के घर में गूंजती थी। उसे अपने द्वारा किए गए बलिदानों की याद आई, अपने बेटे की शिक्षा, उसके सपनों को पूरा मेढ़ने के लिए उसने अपने खेत में घंटों काम किया था। उसने अपना सारा प्यार, अपनी सारी उम्मीदें, अपने सारे सपने अपने बेटे में लगा दिए थे। और यही परिणाम था, एक ठंडा, उदासीन अजनबी एक ऐसे शहर में जो मैड्यूना को खा जाता है और अकेलापन थूक देता है। उनकी खिड़की के बाहर शहर की बत्तियां अपनी ठंडी, कृत्रिम चमक के साथ उनका मजाक उड़ा रही थी। उसने महसूस किया कि उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया, एक अकेला आंसू जो उसकी पूरी निराशा, उस जीवन की रिडसा को बयां में देता था जो अब और नहीं था। वह इंडिफरेंटा के समुद्र में बह रहा था। उसका अतीत एक लुप्त होती सपना, उसका वर्तमान एक बेनक वास्तविकता। उसे एक रास्ता खोजना था, एक ऐसी जगह जहां उसकी उपस्थिति बोझ न हो, जहां उसके जीवन को उसकी उपयोगिता से न मापा जाए।